हेलो गाइस, आज वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैपेसिटर। याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो हम पूरा पढ़ते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, और एंड में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे कॉन्सेप्ट हम सिर्फ एक कंपोनेंट में लगा देते हैं, एंड दैट कंपोनेंट इज कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर? आपने अगर ये पंखा जो होता है, पंखा अगर खोल के देखा तो वहां पे एक छोटा सा सिलेंडर लगा हुआ होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज कैपेसिटर। क्यों लगता है कैपेसिटर? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटर? तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है। कैसे स्टोर करके रखता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके पास होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है चार्जेस के पास। तो बेसिकली वो क्या करता है? चार्जेस स्टोर करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, मेजर थिंग। अब द थिंग इज, कैपेसिटर लगता क्यों है? What is the requirement of capacitor? तो कैपेसिटर लगता इसलिए है कि ये जो एनर्जी होती है, sometimes you need more amount of energy in very less amount of time. For example, सपोज आप ये पंखा शुरू कर रहे हो, तो पंखा जैसे आप ऑन करते हो पंखा, तो वो जो मोटर होती है, उसके ब्लेड्स जो होते हैं, वो बेसिकली इनर्शिया में होते हैं, बैठे हुए होते हैं। नाउ यू वॉन्ट देम टू रोटेट, आप उनको रोटेट करना चाहते हो, तो इसका मतलब इनिशियली आपको उनको खुद के इनर्शिया से बाहर निकालना पड़ता है, देन दे विल स्टार्ट रोटेटिंग। लाइक आपको अगर बोला कि हाँ बंद पड़ी है गाड़ी, धक्का लगा दो, तो इनिशियली आपको थोड़ा जोर से धक्का लगाना पड़ता है, देन ठीक है ना, स्लोली वो आगे जाना शुरू हो जाती है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? थोड़ी देर के लिए लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में हम एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो उसके अंदर स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस, एंड देन वो खाली हो जाता है। ठीक है ना, वो खाली हो जाता है। यानी हम जोर से धक्का लगाते हैं, गाड़ी आगे चली गई। एक बार गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी तो दो तीन लोगों ने अगर छोड़ भी दिया तो भी चलता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स कि ये जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस स्टोर होती है। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, पहले हम स्टोर करते हैं, उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। ये जो कैपेसिटर होता है, ये चार्जेस स्टोर कैसे करता है और उसके हिसाब से कितनी एनर्जी स्टोर होती है, बेसिकली ये कैपेसिटर चार्जेस स्टोर कैसे करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले कैपेसिटर मींस विच कैन स्टोर द एनर्जी। एनर्जी कौन स्टोर कर सकता है? कोई भी स्टोर कर सकता है, लेकिन एज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम कंडक्टर्स एज ए कैपेसिटर लेते हैं कि हम स्टोर एनर्जी किस पे, यानी चार्जेस किस पे स्टोर करते हैं? कंडक्टर्स पे स्टोर करते हैं। हम चार्जेस कहां पे स्टोर करते हैं? कंडक्टर्स पे स्टोर करते हैं। यानी अब मैं अगर एक कंडक्टर कंसिडर करूं, चलो एक स्पेरिकल कंडक्टर मैंने कंसिडर किया, ये वाला कंडक्टर मैंने कंसिडर किया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो कंडक्टर था इस पे थोड़ा सा चार्ज लाके डाल दिया, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और थोड़ा डाल दिया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, और थोड़ा डाल दिया और पॉजिटिव आ गया, और थोड़ा डाल दिया। तो जैसे जैसे मैं उस पे चार्ज डाल रहा हूं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं उस पे चार्ज डालना शुरू कर देता हूं, उसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली, क्यों? मुझे पता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं आर स्क्वायर नहीं, आर, ठीक है। सो अगर ये कैपेसिटर है, अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अगर मैं चार्जेस डालना शुरू कर दूं तो इसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है, अगर मुझे उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू गो फॉर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस है ये, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सिमिलर टू द ओम्स लॉ जा रहा है ये, ठीक है। सो इसका मतलब C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V। ये जो होता है इसे कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी नहीं, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द चार्जेस। कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर द चार्जेस। यहां पे C जो होता है उसे कहा जाता है कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है इसे कहा जाता है कैपेसिटर, ठीक है। जो चार्जेस स्टोर करता है उसे कहा जाता है कैपेसिटर, और उसकी चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। सो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V। यानी अगर मैं 1 कूलम का चार्ज अगर स्टोर करता हूं और उसका पोटेंशियल उसकी वजह से अगर 1 वोल्ट से बढ़ता है, तो मैं कैपेसिटेंस कहता हूं 1 फैरेड का कैपेसिटेंस है। FARAD, farad. It is a unit of capacitance. FARAD, farad. Farad is the capacitance of unit of capacitance. इसका मतलब
1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलोम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। यानी अगर मैं एक पर्टिकुलर कंडक्टर पे 1 कूलोम का चार्ज अगर डाल देता हूं और उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट से अगर बढ़ रहा है तो उसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैरेड जितना कैपेसिटेंस है। अगर 1 वोल्ट से नहीं बढ़ता है, अगर मैं 1 कूलोम का चार्ज डाल देता हूं और उसका पोटेंशियल जो है वो 0.5 वोल्ट से अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली इट इज अ 2 फैरेड कैपेसिटेंस। ठीक है ना, 2 फैरेड का कैपेसिटर है वो, सॉरी 2 फैरेड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये दिस इज द बेसिक कैपेसिटेंस, ये बेसिक कैपेसिटेंस है। तो अब कौन स्टोर कर सकता है कैपेसिटेंस, क्या चार्जेस कौन स्टोर कर सकता है, कोई भी कंडक्टर कर सकता है, कोई भी कंडक्टर चार्जेस स्टोर कर सकता है। सिंपल सी बात है, कोई भी कंडक्टर चार्जेस स्टोर कर सकता है। तो अब अगेन विल गो फॉर दैट सेम कंडक्टर। अगर मैं सेम कंडक्टर के लिए जाऊं, ठीक है ना, ये सेम कंडक्टर के लिए जाता हूं मैं। अब ये सेम कंडक्टर देख लीजिए, अब ये वाला जो सेम कंडक्टर है इस पे मैंने Q चार्ज डाल दिया। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल जो था वो V से बढ़ा। ठीक है ना, इसका पोटेंशियल V से बढ़ा। अब उसका पोटेंशियल कितना होगा, ये जो कंडक्टर है इस पे अगर मैं Q चार्ज डाल देता हूं तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सपोज वैक्यूम में है, इनटू Q डिवाइडेड बाय R, ये पता है मुझे। तो ये जो कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू, मुझे पता है Q डिवाइडेड बाय V। अब V पता है, ऊपर लिखा हुआ है, सो Q डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R। Q कटा, सो क्या आएगा, C इज इक्वल टू, क्या आएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। This is the capacitance formula for the spherical conductors of resistance R. Spherical conductor, ठीक है ना, spherical conductor, ठीक है ना, spherical conductor of resistance R, spherical conductor of resistance R। देखो समझो ठीक से, spherical conductor of resistance R जो होता है वो कितना चार्ज, सॉरी उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पे और एक बता देता हूं मैं आपको कि यार ओके ठीक है, तो अगर मुझे 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, अगर मुझे 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर मुझे 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, विच इज नथिंग बट R इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, which is nothing but 9 into 10 to the power 9 मीटर्स का मुझे स्पेरिकल कंडक्टर लगेगा, इतनी रेडियस का स्पेरिकल कंडक्टर लगेगा। इसका मतलब 1 फैरेड इज अ ह्यूज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ऐसा यूनिट है फैरेड, ऐसा यूनिट है, लेकिन वो नॉर्मल यूज के लिए बहुत ही बड़ा यूनिट है। लेकिन सिंपल सी बात देख लो कि अगर मुझे 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए, स्पेरिकल कैपेसिटेंस चाहिए, तो उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर्स, इतनी रेडियस होनी चाहिए। सो इसके लिए वी गो फॉर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंसेस लाइक 1 माइक्रो फैरेड या फिर 1 मिली फैरेड या फिर 1 माइक्रो फैरेड या फिर 1 पीको फैरेड, ऐसे यूनिट्स के लिए जाते हैं। 1 मिली फैरेड यानी 10 टू द पावर -3 फैरेड, अगर 1 माइक्रो फैरेड 10 टू द पावर -6 फैरेड, अगर पीको फैरेड के लिए जाए 10 टू द पावर -12 फैरेड। इन दोनों के बीच में एक नैनो फैरेड भी होता है 10 टू द पावर -9 फैरेड्स के लिए। सो ये वाले जो यूनिट्स बेसिकली कैपेसिटर्स के लिए यूज किए जाते हैं, ये वाले यूनिट्स कैपेसिटर्स के लिए यूज किए जाते हैं। और एक चीज, डिपेंडेंसी ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है ना, कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंडेंसी किस पे होती है उसकी, DEPEN यानी ये जो कैपेसिटर होता है इसका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से ये किस पे डिपेंड होता है, डायमेंशंस पे डिपेंड होता है। यानी आपका जो कंडक्टर है उसके डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा किस पे डिपेंडेंट होता है, दूसरा वो डिपेंड होता है एप्सिलॉन नॉट, यानी किस मीडियम में आप रख रहे हो उस कैपेसिटर को। सो मीडियम पे डिपेंडेंट होता है कि कितना कैपेसिटेंस होगा। और तीसरा जो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज बेसिकली द नेबरहुड, यानी IGHBOURHOOD, नेबरहुड पे डिपेंडेंट होता है।
इसके बारे में हम अभी बात करना शुरू करेंगे कि नेबरहुड पे डिपेंड होता है। ओह अच्छा, ओके फाइन, चलो ट्राई करके देखते हैं। क्या हुआ कि एक स्पेरिकल कंडक्टर लिया गया, स्पेरिकल कंडक्टर लेने के बाद उसके ऊपर क्यू चार्ज डाल दिया गया, ठीक है ना, क्यू चार्ज डाल दिया। अब इस पे क्यू चार्ज डाल दिया तो इसका जो पोटेंशियल था वी था, ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी हो गया। चलो वेरी गुड। क्या हुआ, इसके बाजू में मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। अब हुआ ये, न्यूट्रल कंडक्टर इसके बाजू में कंपैरेटिवली बहुत नजदीक रखा मैंने, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब कंपेयर टू दिस नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो थोड़ा सा दूर था, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो कंडक्टर है इसके सरफेस का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव से चेंज हुआ। यानी अगर सपोज ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे सरफेस पे पोटेंशियल वी है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से सपोज इसी सरफेस पे, ठीक है ना, यही जो कंडक्टर है, ये स्टार वाला जो कंडक्टर, उसी के कंडक्टर पे वी डैश पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल कितना बन जाता है, वी माइनस वी डैश। यानी अब कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई वी की जगह पे C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी माइनस वी डैश हो जाता है, यानी कैपेसिटेंस बढ़ा। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ एक न्यूट्रल कंडक्टर उसके बाजू में लाके रख दिया, उसके बाजू में लाके रख दिया। सर आप ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको भी भूल गए, तो चलो ठीक है, ये जो है कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज वो थोड़ा सा दूर है, तो वी डबल डैश आ गया इसकी वजह से। तो वी डबल डैश यानी अभी क्या होगा, वी माइनस वी डैश वी डबल डैश, यानी सरफेस का चार्ज प्लस ये निगेटिव इंड्यूस चार्ज प्लस ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, इन तीनों की वजह से टोटल पोटेंशियल। मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट जो था ना वो ग्राउंड कर दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज चला गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया यानी ये वाला पार्ट चला गया, यानी अब इस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी माइनस वी डैश रह जाता है। अगेन वी माइनस वी डैश रह जाता है। ये सब किसकी वजह से हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, जस्ट बाय कीपिंग द न्यूट्रल कंडक्टर बिसाइड द कैपेसिटर, ठीक है ना, हमारा जो कैपेसिटर है उसके बाजू में रख दिया हमने न्यूट्रल कंडक्टर। अगर न्यूट्रल कंडक्टर रखने की वजह से इतना लोचा हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ न्यूट्रल कंडक्टर रखने की वजह से इतना लोचा हो रहा है, व्हाई नॉट टू कीप द नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर रख दो, तो इसका कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां से बेसिकली पिक्चर में आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां से बेसिकली पिक्चर में आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी अगर कैपेसिटर के नेबरहुड में अगर आप अदर कंडक्टर रख देते हो, देन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए वो पोटेंशियल उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है। अगर वो पोटेंशियल उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नाउ यू कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ चार्जेस। ये जो रेशियो है ये रेशियो ही चेंज हो गया। यहां से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में घुसते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक से देखना। क्या हुआ, मैंने एक प्लेट लिया, उसके बाजू में एक दूसरा प्लेट एकदम नजदीक रख दिया, ठीक है ना। अभी ये यहां पे दूर दिखा रहा हूं लेकिन बहुत नजदीक होता है। सिंपल सी बात बता देता हूं कि सपोज ये एक स्लैब होता है जिसके एक साइड में, ठीक है ना, ये स्लैब के बारे में बाद में बताता हूं, लेकिन एक साइड में उसको एक कंडक्टर, उसी कंडक्टर को एक साइड में कोटिंग किया जाता है। यानी अब क्या हो गया, मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया सेपरेटेड बाय दिस स्लैब, ठीक है। अभी हम दोनों प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये ऐसे यहां पे कंडक्टर यहां पे लगा दिया और यहां से लेके यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो अब हुआ ये, चार्जेस जो है वो यहां से यहां पे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होना शुरू हो गए। यहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया, यहां पे स्टोर हो गया, इसकी वजह से यहां पे भी स्टोर हो गया, पूरा सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया। यहां पे बहुत नजदीक होने की वजह से यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, लेकिन ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑलरेडी हम नेगेटिव टर्मिनल को लगा चुके हैं। इसका मतलब यहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए आइडियली।
आइडियली कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब आई हैव स्टोर्ड द चार्जेस ऑन दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे मैंने चार्जेस स्टोर कर दिए, ठीक है। और एक थियरी ऐसी है कि ये सर, ये आप पॉजिटिव कंसीडर करो, ये नेगेटिव कंसीडर करो, ये वाला टर्मिनल, इस वाला टर्मिनल बैटरी का जो है पॉजिटिव कंसीडर करो, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव कंसीडर करो, ठीक है। तो आप इस साइड से पॉजिटिव चार्जेस रख रहे हो, इस साइड से नेगेटिव चार्जेस रख रहे हो, वॉट एवर हैपन्स, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे चार्जेस स्टोर हो रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज आपने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स बाजू बाजू में रखे हुए हैं। ये पहला पार्ट। दूसरा एक पार्ट, बेसिकली मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज बता देता हूं, देन अगेन विल कम बैक टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हुआ ये कि बेसिक एम हमारा ये है कि हमें चार्जेस स्टोर करने हैं सो दैट वी कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकें, इसलिए हमें चार्जेस स्टोर करने हैं। मुद्दा यहां पे ये बन जाता है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किस में होती है, तो चार्जेस में होती है। तो बेसिकली चार्जेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पे स्टोर करते हैं, चार्जेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां पे स्टोर करते हैं, तो चार्जेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तभी तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहीं पे भी आप पॉइंट रखते हो तो वहां पे क्या होता है, चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर चार्जेस स्टोर हो रहे हैं, समझो ठीक से, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में चार्जेस अगर स्टोर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैली हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, चार्जेस नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होती है, जब आर की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। यानी अगर एक चार्ज को अगर मैं कंसीडर करूं तो एक चार्ज जो होता है उसने इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से कहां पे, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है उसकी, इंफिनिटी तक है। यानी उसका मतलब उसकी एनर्जी कहां तक फैली हुई है, इंफिनिटी तक फैली हुई है। तो अगर इंफिनिटी तक फैली हुई है उसकी एनर्जी, तो प्रॉब्लम क्या है सर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक फैली हुई है। तो मैं आपको एक जोक बताता हूं। क्या हुआ, एक आदमी था और वो रात को गाड़ी जो थी उसकी गाड़ी बिना लाइट चालू किए वो जा रहा था, ठीक है ना। तो उसको पुलिस ने रोका, उसने बोला कि तेरी हेडलाइट बंद है। तो उसने कहा कि क्या सर, देखिए ना अभी यहाँ पे सभी जगह पे इतनी स्ट्रीट लाइट है, तो मेरी हेडलाइट से क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो पुलिस था, उस पुलिस ने क्या किया, उसमें उसकी हवा निकाल दी पूरी, ठीक है ना, उसकी गाड़ी की हवा निकाल दी। तो बोला कि हवा क्यों निकाली, तो वो क्या बोला कि यार पूरी हवा सभी जगह पे है, तो ठीक है ना, तुम्हें इस टायर में हवा क्यों चाहिए, सभी जगह पे तो हवा है। सो बेसिकली द थिंग इज, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो से लेके इंफिनिटी तक फैली हुई है, तो मैं उसको यूज कैसे करूं, यानी अगर पानी जो है वो समंदर में है, तो हमेशा नहाने के लिए मैं समुद्र में नहीं जाता हूं, मैं पानी बाल्टी में जमा करके रखता हूं कि अगर जब कभी भी मुझे चाहिए तो मैं वहां से ले सकता हूं, ठीक है, जितने अमाउंट में चाहिए वहां पे मैं ले सकता हूं। पानी पीना है तो मैं बाल्टी में नहीं रखता हूं, मैं कहां पे रखता हूं, पानी ही है, लेकिन मैं ग्लास में लेके पानी पीता हूं। तो बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट हर टाइम पानी की अलग है। तो अगर मैं एक ही फॉर्मेट में अगर मैं सभी जगह पे रखूंगा तो पॉइंट ही नहीं है उसमें। सो मुद्दा यह है कि बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्फाइंड रीजन में चाहिए। कितनी चाहिए, कन्फाइंड रीजन में चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे क्या चाहिए, कन्फाइंड रीजन में चाहिए। अगर एनर्जी कन्फाइंड रीजन में चाहिए मुझे, तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कन्फाइंड रीजन में चाहिए। बिकॉज अगर चार्जेस में, अगर आइसोलेटेड चार्जेस को अगर मैं रख देता हूं, तो आइसोलेटेड चार्जेस जो होते हैं वो इन्फिनिटी तक एनर्जी फैला के रखते हैं, तो वैसे नहीं चाहिए मुझे एनर्जी कन्फाइंड रीजन में चाहिए। इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कन्फाइंड रीजन में चाहिए। और दूसरा, मुझे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे चार्जेस अगर स्टोर करने हैं तो मुझे क्या चाहिए, यानी मुझे कैपेसिटेंस जो चाहिए वो ज्यादा चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट जो है, ये दो रिक्वायरमेंट्स मेरी फुलफिल कौन करता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसमें जो दो प्लेट्स होती हैं, उन दो प्लेट्स में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, उसे कंसिडर करो डी। ये इतना सा डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में डी होता है और बहुत छोटा होता है। और इसके बीच में जब चार्जेस आ जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट सारे के सारे चार्जेस जो होते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसिडर करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट पे खत्म हो जाती है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बिकॉज वो दोनों बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के।
सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो बहुत नजदीक होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जो होती है वो जीरो हो जाती है। कैसे हो जाती है? सिंपल सी बात कंसिडर करो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये वाला एक पॉइंट कंसिडर करो ए, ये वाला पॉइंट कंसिडर करो बी, ये वाला पॉइंट कंसिडर करो सी। अब ये जो ए वाला पॉइंट है, ये प्लेट 1 कंसिडर करो, ये प्लेट 2 कंसिडर करो, बहुत नजदीक है, दोनों बहुत नजदीक है। इसका मतलब ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट से 1 प्लेट जितनी दूर है उतनी ही 2 प्लेट भी दूर है, क्योंकि ए और बी के 1 और 2 प्लेट के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब 1 प्लेट की वजह से, 1 प्लेट अगर पॉजिटिव प्लेट है, 2 प्लेट अगर नेगेटिव प्लेट है, तो 1 प्लेट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी E1, और 2 प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E2। लेकिन वो दोनों एग्जैक्टली सेम अमाउंट में है, नजदीक नजदीक है, ठीक है, नजदीक नजदीक है। तीसरी बात, जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज ए प्लेट पे होता है, 1 प्लेट पे होता है, उतना ही इंड्यूस होता है 2 प्लेट पे, मगर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब दोनों पे चार्ज भी सेम है, दोनों पे चार्ज भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। तो इसका मतलब यहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और E इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी होगी? 0। सेम थिंग हैपेंस एट C, E इज इक्वल टू 0 बन जाता है। बी वाला जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। बी वाला जो पार्ट है, ठीक है, बी वाला जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। बी वाले पार्ट पे क्या होता है? बी वाले पार्ट पे यहां पे सॉरी, बी वाला जो पार्ट है यहां पे, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगी। यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड हो जाएंगी, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1, ठीक है, सॉरी, E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। अब ये दोनों जो है वो दोनों बहुत नजदीक है एक दूसरे से। इसका मतलब उन दोनों के बीच में अगर ये वाला पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट? बिकॉज ये शीट है, वो प्लेट है, और उसके बाजू में यहां पे बहुत नजदीक वो पॉइंट है। अगर बहुत नजदीक पॉइंट है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस उस प्लेट से जो है, उस डिस्टेंस के हिसाब से ये प्लेट तो इनफाइनाइट प्लेट हो गई। तो इनफाइनाइट शीट के बाजू में अगर मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। और पैरेलल प्लेट है, मैंने जैसे ऊपर वाला कंडक्टर का एग्जांपल बताया था, दोनों प्लेट बाजू बाजू में है तो कैपेसिटेंस वैसे भी बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी कन्फाइंड रीजन में आ गई। इसका मतलब अब मेरे पास जो एनर्जी है वो यहां पे मैं बांध के रख रहा हूं। दैट इज अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपेसिटेंस एंड स्फेरिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने बात की हुई है, ठीक है ना। मल्टीपल टाइम्स ये वीडियो देखो एंड अपलोड द नोट्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।